हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज व्यवस्था बाय एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, ये बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का ऑब्जेक्टिव वर्जन है। ये हेल्प करती है कि किस तरह से इंडियन पॉलिटी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को निम्न बात के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। पहला कथन है, उसकी पहचान के लिए उसके अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर लेना। दूसरा कथन है, न्यायालय के भीतर या बाहर मौखिक बयान लेना। मतलब यहाँ पर ये बात हो रही है कि निम्न दो बातों के लिए किसी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है। फ्रेंड्स देखिए, जो इसका पहला कथन है वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान जानने के लिए उसके अंगूठे के निशान या हस्ताक्षर लेने के लिए विवश किया जा सकता है। और इसका दूसरा कथन पूरी तरह सही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के अंदर या न्यायालय के बाहर मौखिक बयान देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन है कि परमादेश लेख न केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध उपलब्ध है, बल्कि यह कार्यपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। इसका दूसरा कथन है, प्रतिषेध लेख केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिट से आया है। कई सारी रिटें आपने पढ़ी होंगी जो कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा पारित की जाती हैं या जारी की जाती हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं और इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, ऐसा संविधान संशोधन जिससे नवी अनुसूची में कोई नियम जोड़ा जाना है, इसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। दूसरा कथन है, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही कथनों को पढ़ने के बाद हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला कथन है वो पूरी तरह सत्य है, क्योंकि भले ही कोई भी नया संशोधन नवी अनुसूची में जोड़ दिया जाता है, बट उसको फिर भी चुनौती दी जा सकती है। और दूसरा कथन पूरी तरह गलत है, क्योंकि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक सशस्त्र सेनाओं का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार हैं। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी को उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन ए है। और ऑप्शन बी है कि केवल सशस्त्र सेनाओं को उपलब्ध हैं और अन्य सेनाओं को नहीं हैं। ऑप्शन सी है कि केवल थल सेना अध्यक्ष के स्वविवेक से उपलब्ध हो सकते हैं। और ऑप्शन डी है कि केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि से उपलब्ध हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सशस्त्र सेनाओं को अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 19 तक के मूल अधिकार केवल संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत ही उपलब्ध हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 15 सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 दोहरे दंड पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव करता है। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से हमारे ऑप्शन ए, बी, सी, ये तीनों ही की तीनों सही सुमेलित हैं, बट ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन डी में अनुच्छेद 16 में ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि महिलाओं के पक्ष में हम राज्य की सेवाओं में भेदभाव करें। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है,
एक आदेश जो उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है तथा जिसमें अधीनस्थ न्यायालय को एक मामले की सुनवाई से यह कहकर रोका जाता है कि यह उसके क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है। कथन दूसरा है, ऐसा करने के लिए संबंधित पक्ष अपने अधिकारों के अंतर्गत आग्रह कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पहला कथन पूरी तरह सत्य है, क्योंकि जो प्रतिषेध आदेश होता है उसके तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी कार्यवाही को करने से रोकता है। और जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरह सत्य है, क्योंकि जो संबंधित पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, वो हाई कोर्ट से ये अपील कर सकता है कि वो प्रतिषेध रिट जारी करें। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही हमारे सत्य हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्न में से किससे संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन ए है अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, ऑप्शन बी है बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के बाद उनके पुनर्स्थापित करने का अधिकार, ऑप्शन सी है बोनस या महंगाई भत्ता मांगने का अधिकार, ऑप्शन डी है ऐसे साधनों के अंतर्गत जीने का अधिकार जो अवैध, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध ना हो। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपने इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 7 आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बोनस या महंगाई भत्ता मांगने का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकारों में शामिल नहीं है? पहला है भारत के किसी भाग में विचरण एवं बसने की स्वतंत्रता, दूसरा है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके संचालन का अधिकार, तीसरा है सम्मेलन करने या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके संचालन का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल हैं। हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को डिफाइन किया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं। तो पहला पॉइंट है भारत की संसद एवं सरकार, दूसरा पॉइंट है राज्य की विधायिका एवं सरकार, तीसरा पॉइंट है भारत के सीमा क्षेत्र या भारत सरकार के अधीन स्थानीय एवं अन्य निकाय। तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही पॉइंट हमारे बिल्कुल सही हैं। राज्य शब्द में भारत की संसद और सरकार ये भी आती है, और राज्यों की जो स्टेट की विधायिका एवं सरकार होती है वो भी आती है, और जो सरकार के अधीन जितने भी स्थानीय या अन्य कोई निकाय हैं, संस्थाएं हैं, वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। तो इस आधार पर जो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए पूरी तरह सही होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था? ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के प्रतिषेध का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा, क्योंकि इसी एक मूल अधिकार के तहत संविधान जनता के अन्य मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्न में से किसकी गारंटी नहीं प्रदान करता है? ऑप्शन ए है संपत्ति के क्रय या उसे अधिग्रहित या विक्रय करने का अधिकार, मतलब संपत्ति को बेचने या खरीदने का अधिकार, ऑप्शन बी है देश में निर्बाध विचरण का अधिकार, ऑप्शन सी है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, और ऑप्शन डी है किसी व्यवसाय को अपनाने का अधिकार। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि भारत का संविधान संपत्ति के क्रय या विक्रय की गारंटी प्रदान नहीं करता है।
हाँ, पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था तो गारंटी प्रदान करता था, बट संपत्ति के मूल अधिकार को मतलब समाप्त कर दिया गया और जिसके तहत भारतीय संविधान संपत्ति से संबंधित गारंटी प्रदान नहीं करता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन ए है, किसी दोषी व्यक्ति को अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कारण आर है, किसी दोषी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी स्मॉल लेटर में लिखे हैं। इसमें से हमें किसी एक को चूज़ करना है। ऑप्शन ए है कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि जो कथन ए है वो सत्य है लेकिन कारण आर असत्य। ऑप्शन डी है कथन ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन डी हमारा पूरी तरह सही होगा, क्योंकि कथन ए पूरी तरह असत्य है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान जानने के लिए सरकार या कोई भी उसके अंगूठे का निशान लेने के लिए उसे बाध्य कर सकता है। और कारण आर जो है वो पूरी तरह सत्य है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार जिस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स, निजता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है और इस आधार पर इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्न में से किसका संविधान के भाग 3 में अलग से उल्लेख किया गया है। यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से किसका संविधान के भाग 3 में उल्लेख किया गया है। पॉइंट पहला है अस्पृश्यता का उन्मूलन, दूसरा पॉइंट है उपाधियों का अंत, तीसरा पॉइंट है किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन हेतु करों के भुगतान की स्वतंत्रता, फोर्थ पॉइंट है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो इन चारों में से किसी एक को हमें चूज़ करना है। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे पॉइंट संविधान के भाग 3 में उल्लिखित हैं और इनका उल्लेख किया गया है। तो इस आधार पर चारों के चारों पॉइंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं और इस बेस पर हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को केवल तब निलंबित किया जा सकता है जब, मतलब भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें कब सस्पेंड किया जा सकता है, उन्हें कब कुछ समय के लिए रोका जा सकता है या छीना जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई हो, या जब संसद द्वारा एक अधिनियम पारित कर दिया गया हो, या जब संविधान में संशोधन किया गया हो, या जब सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय सुनाया हो। तो फ्रेंड्स, इन चारों ही ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन ए पूरी तरह सही है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब व्यक्तियों के या संविधान में वर्णित मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारा अब अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है। फ्रेंड्स, मतलब संपत्ति का अधिकार पहले एक मूल अधिकार था बट अब उसे एक कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है ये हमें बताना है। क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहती थी, ये हो सकता है क्या इसका आंसर, या ऑप्शन बी इससे याचिकाओं की संख्या बढ़ रही थी, या ऑप्शन सी इससे संसद एवं न्यायपालिका में टकराव होता था, या ऑप्शन डी कि इससे जनता में असंतोष बढ़ रहा था। तो इन चारों ही ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन सी पूरी तरह सही होगा। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि संसद एवं न्यायपालिका में टकराव होता था, इसलिए संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत इसमें उल्लिखित कुछ प्रावधानों को छोड़कर निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉर्मली अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अगर हमें किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार करना है तो हम कितने महीनों के लिए या कितने दिनों के लिए उसे गिरफ्तार कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन बी पूरी तरह सही होगा। 3 महीने के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा मूलभूत अधिकार है जो भारत के निवासियों को तो प्राप्त है लेकिन भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मतलब ऐसा मूल अधिकार जो कि भारत के लोगों को प्राप्त है बट विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। ऑप्शन बी है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो फ्रेंड्स इन चारों ही ऑप्शन में से ऑप्शन बी पूरी तरह हमारा सही होगा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीय निवासियों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। इसके अलावा अगर हम विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण की बात करें तो ये अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में या अनुच्छेद 29 में या अनुच्छेद 14 में। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक संस्थाओं में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण को वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 के द्वारा किया गया है या अनुच्छेद 15 के द्वारा या अनुच्छेद 16 के या अनुच्छेद 17 के। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी हमारा पूरी तरह सही होगा। अनुच्छेद 17 के तहत ही अस्पृश्यता का उन्मूलन भारत के संविधान में किया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी एक छोटी सी प्रैक्टिस ज़रूर हुई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कमेंट करके इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।